मेरी प्यारी प्यारी बहनों को और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को मेरा दिल से प्रणाम। पिछली वीडियो में हम सभी ने कंपनी के शासन का अध्ययन शुरू किया था, लेकिन उसे पूरा तरीके से पूर्ण नहीं किया था। तो चलिए आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से उसी अध्ययन को पूर्ण करते हैं। और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको सरल से सरल और अच्छे से अच्छे शब्दों के माध्यम से शुरू से लेके अंत तक सब कुछ समझाऊंगा। आपको करना क्या है, आपको केवल धैर्य रखना है, ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को शुरू से लेके अंत तक देखना है और कुछ भी नहीं करना है। सारी जिम्मेदारी मेरी। मैं आपको सरल से सरल और अच्छे से अच्छे शब्दों के माध्यम से समझाऊंगा और आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल की वीडियो में हमने, यानी कि पिछली वीडियो में हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1786 के अधिनियम तक हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए कृपया देखिए। उसके बाद इस वीडियो का अध्ययन कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बस हाँ वही कर लो। तो आज हम सभी 1793 के चार्टर कानून से शुरुआत करेंगे, ठीक है। सब कुछ अच्छे से अच्छे शब्दों के माध्यम से पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे करेंगे ना, ठीक है, धीरे धीरे। क्या होगा, लिखेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे और आपको धैर्य रखना है। सब कुछ अच्छे से अच्छे शब्दों के माध्यम से समझा दूंगा, सब कुछ अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। शुरू करते हैं। 1793 का चार्टर कानून। जो सभी कानूनों का उद्देश्य था, इसका भी वही उद्देश्य था। क्या, शासन को अधिक प्रभावी बनाना और ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना, ठीक है। इनके उद्देश्य को हमने समझ लिया। इनकी 5 मुख्य विशेषताएं हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है। पहला, परिषद परिषद के निर्णयों को ना मानने का अधिकार। इस अधिकार को इस अधिकार को सभी गवर्नरों तक और सभी प्रेसिडेंसियों तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। धैर्य रखिए, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। दूसरी विशेषताएं क्या थी? पहला, आपको समझ में आ गया होगा। अभी नहीं समझ में आया है तो मैं आपको समझाऊंगा ना। अभी तो मैं केवल लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाना शुरू करूंगा। अब भाई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि सब कुछ साथ में ही करते चले चले, नहीं। पहले एक बार लिखना पड़ेगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा दोबारा, ठीक है। तो दूसरी विशेषताएं क्या है? अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास, इन पर, ठीक है, इनके प्रति प्रति गवर्नरों को गवर्नरों को और अधिक शक्तियां प्रदान कर दी और अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां नियंत्रणकारी शक्तियां प्रदान की, ठीक है। अब तीसरी विशेषताओं पे आते हैं, ठीक है। पहली विशेषताएं समझ में आ गई होगी, दूसरी विशेषताएं भी आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन जब मैं इसे पुनः दोबारा समझाऊंगा ना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
कंपनी के एकाधिकार को, व्यापार के एकाधिकार को, एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, दिया गया। बगल में चिल्लाहट हो रही है, लेकिन हम करें तो करें क्या? हमको तो पढ़ाना है, आपको बताना है सही से सही चीज़ों को। आप वहाँ का देखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। लेकिन अगर ये सभी लोगों की वजह से कोई परेशानी हमको होती है और हमको परेशानी होने की वजह से मैं यहाँ पे कोई परेशानी करता हूँ, तो आप समझिएगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए चौथी विशेषताओं को देख लेते हैं। पहली विशेषताएँ, दूसरी विशेषताएँ, तीसरी विशेषताएँ आपको अच्छे से अच्छे शब्दों में समझ में आ गई ना? अब एक बार मैं जब आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊँगा ना, तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है? सेना के बड़े अधिकारी, सेना का बड़ा अधिकारी को गवर चलो कोई बात नहीं, गवर्नरों को, गवर्नरों की परिषद में परिषद का सदस्य होना अनिवार्य था। लेकिन इस अधिनियम ने उसे खत्म कर दिया। ठीक है, अब लास्ट हमारा आता है कंपनी के कर्मचारियों को भुगतान जो किया जाएगा, वो कहाँ से किया जाएगा? वो भारतीय राजस्व से किया जाएगा। क्या? भारतीय राजस्व से। सब कुछ दिख रहा होगा ना मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों? ठीक है, तो दूसरे मार्कर का इस्तेमाल करके आपको सब कुछ समझाते हैं। तो 1793 का चार्टर कानून, इसमें क्या इनका उद्देश्य क्या था भाई? इनका उद्देश्य यही था, शासन को अधिक प्रभावी बनाना और ब्रिटिश के नियंत्रण को इस पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाना। ठीक है, इनकी 5 विशेषताएं थी जो कि मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे तरीके से आपको चल रहा हूँ समझाने, तो आप ध्यान से देखिएगा और सारी चीज़ों को समझिएगा। बिल्कुल अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊंगा, कैसे नहीं समझ में आएगा? यही इतना तो लिखा गया है। अब ये शब्द हैं, शब्द को हमको क्यों नहीं समझ में आएगा? समझ में आएगा ना जब मैं अच्छे से समझाऊंगा। पहली विशेषताओं में यह बताया गया है कि जो 1786 का अधिनियम था, उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या दिया गया था? 2 शर्तें दी गई थी। उसमें से एक शर्त यह थी कि परिषद के निर्णयों को ना मानने का। तो वही जो परिषद के निर्णयों को ना मानने का शक्ति था, वो इस अधिनियम के तहत उसको सभी गवर्नरों तक, सभी प्रेसिडेंसियों तक पहुंचा दिया गया कि भाई हम ही नहीं रहेंगे, अब ये हमको ही अधिकार नहीं रहेगा, ये सभी लोगों को रहेगा। यानी कि गवर्नरों, सभी गवर्नरों को, सभी प्रेसिडेंसियों को। प्रेसिडेंसी का मतलब आपको पता है, जैसे बॉम्बे था, मद्रास था, जैसे उड़ीसा था, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंसिया। छोटे छोटे क्षेत्र और छोटी छोटी स्थानीय सरकारों का प्रेसिडेंसी बोलते हैं, उन तक भी पहुंचा दी गई थी। इतना समझ में आया? एक बार फिर से बोलते हैं ना, इसको हम पढ़ के सुना देते हैं। परिषद के निर्णयों को ना मानने का अधिकार, इस अधिकार को सभी गवर्नरों तक और सभी प्रेसिडेंसियों तक बढ़ा दिया गया।
मैंने अच्छे तरीके से मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है तो उस पे ध्यान ज़्यादा ना दे करके शिक्षा पर ध्यान दो, ज्ञान पर। दूसरी विशेषताएँ क्या है? अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास। ये जो बॉम्बे और मद्रास है, आपको पता है बंगाल का नियंत्रण चलता था, तो बंगाल के गवर्नर जनरलों को इस पर और ज़्यादा नियंत्रण करने के लिए और ज़्यादा शक्ति प्रदान कर दी गई इस अधिनियम के तहत, इस चार्टर कानून के तहत। समझ में आ गया? अब तीसरी विशेषताएँ क्या थी? कंपनी के व्यापार का जो एकाधिकार था उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ओके। चौथा विशेषता क्या है? सेना का बड़ा अधिकारी उसको गवर्नर गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य होना अनिवार्य था। कब तक? इसके पहले 1793 के चार्टर कानून से पहले ये चीज़ अनिवार्य थी, लेकिन इस कानून के तहत इस चीज़ को नष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया कि अब भाई सेना का सबसे बड़ा अधिकारी हो, गवर्नर जनरल की परिषद में आपको सदस्य होना नहीं अनिवार्य है। सरकार चाहे तो आपको नियुक्त कर सकती है, सरकार चाहे तो आपको निकाल सकती है, अनिवार्य नहीं है, अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था। ठीक है। पांचवा, कंपनी के कर्मचारियों को भुगतान जो किया जाएगा वो भारतीय राजस्व से किया जाएगा। देखिए भाई, जो लोग आए थे हमारे भारत में, अब वो लोग ऐसे तो फ्री में काम करेंगे नहीं, क्योंकि फ्री में काम करने का ज़माना था नहीं, ना अभी है ना कभी होगा। तो फ्री में काम नहीं कर रहे थे, उन लोग को पैसे देने होते थे। तो पैसे कहाँ से दिए जाएंगे कंपनी के कर्मचारियों को? भारतीय राजस्व से, यानी कि यहीं से दिया जाएगा, हमारे भारत के ही पैसों से उनका भुगतान किया जाएगा। आप बताइए, आपको समझ में क्या नहीं आया? 1793 का चार्टर कानून, दो उद्देश्य: शासन को अधिक प्रभावी बनाना और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना ईस्ट इंडिया कंपनी पर, और पांच विशेषताएं अच्छे तरीके से समझा दी। अब आइए आगे अगले अधिनियम को, यानी कि अगले चार्टर कानून को पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा इसको इरेज करने में। ठीक है। देखिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और मेरी प्यारी प्यारी बहनें, आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकताएं नहीं है। और पहली बात, आप जब भी कुछ करोगे उसमें कोई ना कोई समस्याएं जरूर आएंगी, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। समस्याएं आना अनिवार्य है। अगर नहीं आती हैं तो हमको समझ ही नहीं आता कि हम क्या हैं, कैसे हैं, किस स्थिति में हैं, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब आपको ये सारी समस्याएं आएंगी तभी तो आपका जो गोल होगा, जो आपका लक्ष्य होगा वो क्लियर होगा, वो साफ दिखने लगेगा। तो आना अनिवार्य है समस्याओं का, उसका समाधान करना, उससे सामना करना वो आपका कर्तव्य है। आप समस्याओं का समाधान कीजिए, ठीक है? उससे लड़िए और आगे बढ़िए, उससे घबराइए नहीं, ठीक है? हाँ, आपको अच्छे से अच्छे शब्दों के माध्यम से बताऊंगा, क्या आप टेंशन मत लो। सभी लोग आते होंगे, बुक के ही सारे शब्द आपको रटा के चल जाते होंगे, वही सारी चीज़ें बता के चल जाते होंगे, लाइनिंग करा के डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड भी नहीं है और हमारे पास वैसी सुविधाएं भी नहीं है, लेकिन जैसी है उस सुविधाओं के माध्यम से मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतना मेहनत से और मैं उतना अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। समझ में आ रहा है? देखिए, जिसने मेहनत किया है, जिसने परिश्रम किया है, वो आगे जाएगा ही जाएगा। समय लग सकता है या फिर नसीब बदल सकती है, लेकिन वो रुकेगा नहीं कभी। ठीक है। अब हमारा आता है 1813 का चार्टर कानून। इसके भी वही उद्देश्य थे जो मैंने आपको बताया इसके पहले चार्टर कानून में। तो उद्देश्य को छोड़ते हैं, इनकी विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। क्या विशेषताएं? ठीक है। पहले मैं शॉर्टली लिख देता हूँ, उसके बाद समझा दूंगा। ठीक है। पहली विशेषता, व्यापार के एकाधिकार को स- समाप्त कर दिया गया। ठीक है। इस अधिनियम के आधार पे व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार किसको मिला था? रानी एलिजाबेथ के आधार पे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को। अब क्या होगा? इसका मतलब है सभी व्यापारियों के लिए द्वार खुल गया। लिए व्यापार के रास्ते खुल गए। रास्ते खुल गए। ठीक है। लेकिन दो ऐसे व्यापार थे जिनको अभी भी बरकरार बनाए रखा गया, यानी कि उस पे केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का ही
अधिकार रहेगा। क्या था? चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। इसे भी खत्म कर दिया जाएगा। अ, चाय के साथ देखिए इतनी बड़ी गलती हो गई, ठीक है? जी के लिखा हुआ था, तो समस्याएं आती हैं। ये देखिए इसी से स्पष्ट हो गया कि समस्याएं आएंगी ही आएंगी, कितने भी अच्छे आप क्यों ही ना हो। चीन के साथ व्यापार, व्यापार, ठीक है। ये पहली विशेषताएं हैं। अब दूसरी विशेषता क्या है? अनुमान लगाया गया। इस अधिनियम के आधार पर अनुमान कैसा अनुमान लगाया गया कि वास्तविक राजा, वास्तविक शासक कौन है? राजा। और नाम के लिए शासक कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अभी समझाएंगे, बस अभी थोड़ा सा धैर्य रखो। तीसरी विशेषता क्या है? ईसाई, ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिल गई। ठीक है। चौथी विशेषता है, यहाँ के लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहें, फ़ोन बजाएंगे या फिर खाना बनाएंगे या फिर कुछ करेंगे। उससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें, छोड़िए। और चौथी विशेषताएं हमारी हैं पश्चिमी शिक्षा का आगमन। पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था शुरू की गई। पांचवा क्या है? स्थानीय सरकारों को सीमित अधिकार था कि वह कुछ व्यक्तियों के लिए कर लेने का कानून बना सकती थी और कर ना देने पर दंड भी दे सकती थी। अपना स्ट्रेस खत्म करो पहले। आप जो परेशान हुए हो ना ये सब देख के, ये चीज़ को ख़त्म करो कि हम परेशान हैं, ये चीज़ हमको समझ नहीं आएगी। अब समझ क्यों नहीं आएगी? हमारे पास दिमाग है, हमारे पास आँख है, हमारे पास मुँह है, हमारे पास दिमाग है, सब कुछ है हमारे पास, तो फिर ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आएगी? सब कुछ समझ में आएगा, बस समझने का प्रयास तो करो। इसका उद्देश्य क्या बताया? जो सबके उद्देश्य होते हैं, वही इस कानून का भी उद्देश्य था। विशेषताएँ हमको पढ़नी है, उसको अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? भाई बताओ मेरे को, परेशान क्यों हो रहे हो? समझ में नहीं आएगा? आएगा क्यों नहीं जब मैं अच्छे से समझाऊँगा? चलो पहले समझो तो।
पहली विशेषताएं क्या है? व्यापार का एक अधिकार था। किसको था एक अधिकार? ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापार का एक अधिकार था, उसको जो है समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया कि अब आप ही नहीं करोगे व्यापार, अब सब करेंगे। सभी व्यापारियों के लिए व्यापार के रास्ते खोल दिए गए। समझ में आ गया? दो व्यापार ऐसे थे जिसको अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी केवल उस पर व्यापार कर सकती थी, उसके लिए ही है और कोई नहीं कर सकता। वो क्या व्यापार है? चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। समझ में आ गया? ये जैसा एक इंसान है, इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसको एक अधिकार मिला था जिसे हम एकाधिकार के नाम से जानते हैं। एकाधिकार का मतलब होता है कि केवल वही व्यक्ति कुछ भी कर सकता है जिस भी चीज़ का अधिकार उसे मिला है। ठीक है? अब वो केवल कर सकता था। अब उसी एकाधिकार को अब 1813 के चार्टर कानून के आधार पर समाप्त कर दिया गया। अब समाप्त कर दिया गया तो भाई अब केवल आप ही नहीं करोगे, अब तू ही नहीं कर सकता केवल, अब तू ही नहीं कर सकता केवल, अब हर कोई करेगा। सभी व्यापारियों के लिए व्यापार खोल दिए गए, व्यापार के रास्ते खोल दिए गए। अब क्या है कि दो व्यापार को भी अभी बरकरार बनाए रखा गया। इसके लिए दो व्यापार अभी भी बरकरार हैं कि भाई तू ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। वो कौन सा व्यापार है? चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार। इतना नहीं समझ में आया? समझ में आया ही होगा। दूसरी विशेषताएं क्या है? इस अधिनियम के आधार पर अनुमान लगाया गया। भाई ये अनुमान बता रहा, आगे हमको स्पष्ट कर दिया जाएगा 1853 में, लेकिन अभी एक अनुमान बताया गया है कि वास्तविक शासक राजा है। ठीक है? वास्तविक शासक कौन है? राजा है। और नाम के लिए शासक कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसको आगे आप समझ लेना। अभी यहाँ पे केवल एक अनुमान बताया गया है कि 1813 के चार्टर कानून के आधार पर अनुमान लगाया गया कि वास्तविक शासक राजा है, लेकिन नाम के लिए शासक ईस्ट इंडिया कंपनी है। इस चीज़ को हम आगे अच्छे तरीके से स्पष्ट करेंगे, जो कि अगले अधिनियम में, अगले कानून में बताया गया है। तीसरी विशेषताएं क्या है? समझ में आ रहा है ना? आ रहा? हमने कितना बताया? 1 2 2 विशेषताएं बता दी। अब तीसरा हम बताने चल रहे हैं आपको। ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी। ठीक है? कि ईसाई मिशनरी जो थे मेरे भाई, ये ईसाई मिशनरी है, ये बाहर रहता है। अब हमारा भारत तो स्वतंत्र नहीं था, कुछ भी हो सकता था कि क्योंकि किसी और ने शासन किया था। अब ये दूर का व्यक्ति है, यहाँ पे आएगा, ये कौन है? ईसाई है। ये प्रचार प्रसार करने का काम करता है, इसका कोई संगठन है, कोई समूह है, ये भारत में आया। अनुमति किसने दी? अंग्रेजों ने दी। अब यहाँ पे आके क्या करेगा? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। प्रचार प्रसार करने का मतलब है कि बताएगा ईसाई धर्म में ये होता है, वो होता है, ऐसे चलो, वैसे चलो, ये करो, वो करो, पूजा पाठ जो भी जैसा होगा, सारी चीज़ें अपने धर्म के बारे में बताएगा। इस चीज़ की अनुमति और इस चीज़ का प्रचार प्रसार करने का अनुमति अंग्रेज देता है, और किस चार्टर कानून में देता है? 1813 के चार्टर कानून में देता है। ठीक है? समझ में आ गया। चौथा परिचय सॉरी चौथा विशेषता क्या है? पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था शुरू की गई। अब इसी चार्टर कानून में किस चीज़ की व्यवस्था शुरू की गई? पश्चिमी शिक्षा की। हमारे इधर शिक्षा तो ऐसे फिलहाल बहुत अच्छी थी नहीं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था सब कुछ चल रहा था। वही बड़े लोग सब कुछ कर सकते थे, पढ़ लिख सकते थे, हर एक चीज़ों का अधिकार उन्हें ही था। और यहाँ पे जो गरीब होते थे, शूद्र होते थे, अनुसूचित होते थे, जनजातीय होते थे, ये लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं था। ठीक है? तो अंग्रेजों द्वारा कौन सी शिक्षा लाई गई? पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था शुरू की गई। पश्चिमी शिक्षा का अनुसरण हमारे अंग्रेज के लोग करते हैं, अमेरिका के लोग करते हैं, यूरोपीय करते हैं, हर कोई करता है पश्चिमी शिक्षा का। पश्चिमी शिक्षा का मतलब क्या है? इंग्लिश। जैसे ये चीज़ हो गया ना, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, ये क्या है? पश्चिमी शिक्षा है। ठीक है? व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि इंग्लिश की पढ़ाई, उसको हम पश्चिमी शिक्षा बोलते हैं। और इस चीज़ का अनुसरण आज हम भी कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण तरीके से अनुसरण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हमने संशोधित कर लिया है कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होगा। तो आज के समय में पूरा पश्चिमी शिक्षा का अनुसरण नहीं किया जा रहा, लेकिन 50% किया जा रहा, और सभी लोग अनुसरण करते हैं। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। पांचवी विशेषता क्या है? स्थानीय सरकारों को सीमित अधिकार था, ना कि पूर्ण अधिकार था। भाई कि किसी के लिए भी आप ये चीज़ बना सकते हो और मार पीट सकते हो ना देने पर। उनको सीमित अधिकार था कि आप कुछ व्यक्तियों के लिए बना सकते हो, ना कि सभी लोगों के लिए। क्या बना सकते हो? कर लेने के कानून बना सकते हो, और ना देने पर आप दंड दे सकते हो, उनको दंडित कर सकते हो। समझ में आ गया? अभी फिर से चिल्लाहट हो रही है। अब क्या करूं मैं? अभी अपने आप को मैं अगर मोटिवेट नहीं करूंगा तो मैं टूट जाऊंगा और मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई ना? आगे अधिनियमों को पढ़ते हैं। अब हमारा बच्चा 1833 का और 1853 का, उसको भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। हमें नहीं पता कितना मिनट हो चुका है आपको पढ़ाते हुए, लेकिन 10 से 15 मिनट हो गए होंगे, या फिर 20 मिनट हो गया होगा। तो 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट आप मेरे को और दे दो, बस सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है? तो भाई ऐसी ही बात है मेरी प्यारी प्यारी बहनों। आपको भी मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास कोई भी समस्याएं आती हैं तो आप उससे लड़ो। यदि नहीं लड़ सकते हो तो मुझे बोलो कि भैया
मेरे छोटे भैया या फिर बड़े भैया, आप मुझे इसका कुछ निवारण करके दीजिए। ये समस्या थोड़ा डिफ़िकल्ट है और इसका समाधान हम स्वयं नहीं कर सकते, हमें आपकी ज़रूरत है। तो आप मेरे को बोलो, मैं क्यों नहीं सहायता करूँगा? मेरा जीवन ही आपकी सहायता करना। आप मेरी प्यारी-प्यारी बहनें हो, क्यूट-क्यूट बहनें हो, ठीक है? जैसा मेरी बहन है वैसा सभी हो, कोई भेदभाव नहीं। आप भी मेरी प्यारी-प्यारी बहनें हो, ठीक है? तो आप बेफ़िक्र कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। और मेरे प्यारे-प्यारे भाइयों, आप सभी को भी कहता हूँ, ज़्यादा इधर-उधर कुछ मत करो, केवल अध्ययन पर फोकस करो, अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करो और कुछ बड़ा करके दिखाओ माँ-बाप के लिए, बस। और कुछ नहीं करना जीवन में। 1833 का अधिनियम, 1800 चार्टर अधिनियम। 1 मिनट मैं थोड़ा-सा इस पे स्याही डाल लेता हूँ। आपको दिख रहा है कि नहीं? 1 मिनट मैं देख के आता हूँ। नहीं तो ऐसे ही पढ़ाते चला जाऊँ, आपको दिखे ही ना। हाँ, दिख रहा है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई मैं इसलिए देखा कि अभी मैं पढ़ाते चला जाऊँ और आपको दिख ही ना रहा हो और फिर मैं वीडियो जब देखूँ तो मेरे को आ जाए गुस्सा कि मैंने जो पढ़ा है वो तो हमारे ये प्यारे-प्यारे भाइयों ने और मेरी प्यारी-प्यारी बहनों ने देखा ही नहीं। तो फिर कैसा लगेगा? इतनी मेहनत किसके लिए किया भाई? तो ये चीज़ की दिक्कत होती। तो इसीलिए मैंने उस दुविधा को ही समाप्त कर दिया। उस दुविधा को समाप्त करने का अर्थ है कि मैंने देख लिया कि वो ऐसी समस्याएँ ही नहीं है, तो मतलब समाप्त दुविधाएँ का ही समाधान किया ना हम। ठीक है। ओके। तो इनका भी कोई ख़ास उद्देश्य नहीं था। हमें बुक का पूरा रटना नहीं है, हमको समझना है, ठीक है? उस युग में, उस समय में हुआ क्या था? बुक में अगर लिखा जाए भैया ये किया था, तो हमको वो ज़रूरी नहीं है पढ़ना। हमें वो जानना ज़रूरी है कि उन्होंने किया क्या था। समझ में आ गया? किसी बुक में गलत भी लिखा हो सकता है, लेकिन बुक को गलत ठहराना हमारे अपने आप का पता नहीं क्या करना होगा, लेकिन किसी बुक को नहीं गलत ठहराया जा सकता ना। सही भी लिखा हो सकता है, गलत भी लिखा जा सकता है, ठीक है? तो हम लोग अच्छे से जानते हैं ना कि उस समय क्या हुआ था। कोई ज़रूरी नहीं है बुक का रटना। रटेंगे तो फिर हम समझेंगे क्या? हमारा दिमाग तो इस्तेमाल ही नहीं होगा, दूसरे के विचारों को हम अपने दिमाग में लर्न करने ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो भी समझा रहा हो उसको ध्यान से समझो और खुद एनालाइज़ करो। क्या ऐसा हो सकता है? और ऐसा हुआ था तो कैसा-कैसा हुआ होगा? क्या परिणाम निकल के आया होगा? कैसी सिचुएशन रही होगी उस समय की? बस यही सारी चीज़ें सोचो। ऐसा नहीं है कि बुक में जो लिखा है वही रटते चल जाओ और कोई वो ना हो, ठीक है? चलो इनकी विशेषताओं को देखते हैं। पहली विशेषताएँ हैं भारत का गवर्नर जनरल। अब यहाँ पे एक मिस्टेक होगी पता है क्या? मैंने का नहीं लिखा, भारत गवर्नर जनरल लिख दिया। ठीक है? आप समझ लीजिएगा यहीं पे है। इसके बारे में अभी बताऊँगा, इतना ही लिखते हैं, ठीक है? भारत का गवर्नर जनरल, विधायी शक्ति संबंधी, ठीक है? संबंधी शक्ति। समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे विधायी शक्ति संबंधित का मतलब क्या हो गया? ये जो मुंबई और मद्रास थे ना, मुंबई, बम्बई बोलते हैं बम्बई और मद्रास से इनकी जो कुछ भी शक्तियाँ थी, इनसे छीन ली गई। अब आगे मैं बताऊँगा, लेकिन अभी छोड़ते हैं। आपको मैं अच्छे से समझाऊँगा, बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अगली विशेषताएँ क्या हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी
एक प्रशासनिक निकाय। अब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा? बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा होगा। पहला तो ये हो गया, इनका जो व्यापार करने का एकाधिकार था, यहाँ पे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है? व्यापार के एकाधिकार को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। दूसरा, अब यह केवल प्रशासनिक रूप में काम करेगी। निकाय के रूप में काम करेगी, निकाय के रूप में कार्य करेगी। अभी जो मजे की बात है वो तो अभी सुनने के बाद आपको अच्छा लगेगा, वाह ऐसा होता है क्या? प्रशासनिक निकाय के रूप में काम करेगी, इसका मतलब क्या है? अब केवल शासन चलाती है, शासन चलाएगी, शासन चलाएगी। मजे की बात तो ये है ना, ओके, इन लोगों की वजह से तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है भाई। मजे की बात क्या है पता है? कि जो वहाँ पे मैंने बताया था ना कि वास्तविक राजा और नाम के लिए काम करने वाला शासक, ये यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दिया गया। समझ में आ गया? जैसे कि वास्तविक शासक कौन है और नकली शासक कौन है, नाम के लिए शासक कौन है, ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया। वास्तविक शासक कौन था? वास्तविक वास्तविक शासक राजशाही परिवार था। राजशाही परिवार का मतलब राजा रानी, उनके बेटे बेटी, ये लोग का शासन चलेगा, और ये लोग असली शासक थे, वास्तविक शासक थे। नाम के लिए कौन थी? नाम के लिए शासक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, ये इसका हो गया तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषताएं क्या है? सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता का आयोजन। हम्म, देखें, दिख तो नहीं रहा आपको? दिख रहा है कि नहीं? नहीं, आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है, मैं वैसे ही कंफ्यूज हो रहा था। तो चौथा, सिविल सेवकों की अ, परीक्षा का आयोजन, चयन के लिए आयोजन। सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता का आयोजन, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले यह बता दिया जाए कि सिविल सेवक क्या होते थे। आपको समझ में आ रहा? तो सिविल सेवक की बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जो है इस चीज़ की व्यवस्था शुरू की गई, ठीक है। सेवकों के लिए इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। दूसरा, इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य था
भारतीयों को समान अवसर देना, सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, लेकिन इसे कंपनी के विरोध द्वारा दिख नहीं रहा होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन कंपनी के विरोध द्वारा विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया गया। चलिए इसे अब हम लोग अच्छे तरीके से समझना शुरू करते हैं। शांत शांत शांत, बिल्कुल भी शांत। ठीक है, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने चल रहा हूँ। सब कुछ लिखा गया है आपके सामने, इसको मुझे अच्छे से अच्छे और सरल से सरल शब्दों में समझाना है, बस और कुछ नहीं करना मुझे। और आपको क्या करना है, धैर्यपूर्वक ध्यान से सारी चीज़ों को देखना है, समझना है क्या समझा रहा हूँ मैं, बस इतना करना है और कुछ नहीं। तो विशेषताएं में मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं, तो आइए 4 चीज़ें बताइए, वही 4 चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहले में भारत का गवर्नर जनरल, इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा? ठीक है, 1 मिनट। ये 2 मार्कर हो गए। इसको क्या बोलते थे जो सबसे बड़ा पद था? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब इसी बंगाल के गवर्नर जनरल को इस अधिनियम के आधार पर पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहने का मतलब ये बंगाल के गवर्नर जनरल है, ठीक है? ये अब जो बंगाल में पूरा एकदम बंगाल, मुंबई, मद्रास, उड़ीसा जो भी इसके अंतर्गत आते थे, उन पर शासन करता था। अब इसी बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। इस अधिनियम के आधार पर भारत का गवर्नर जनरल एक ऐसा व्यक्ति अब बन गया जो पूरे भारत पर शासक करेगा, मतलब शासन करेगा, सॉरी, शासन करेगा। समझ में आ गया? और सबसे पहला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको याद रखना है कि भारत का सर्वप्रथम कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहली विशेषताएं आपको कन्फर्म होगी, कोई दिक्कत नहीं है कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो भारत का गवर्नर जनरल बना। भारत का गवर्नर जनरल एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे भारत पर शासन करेगा। और क्या मैंने बताया, सबसे पहला कौन सा व्यक्ति बना था? वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। पहला समझ में आ गया आपको। दूसरा क्या है? विधायी संबंधी शक्तियाँ। अब आपको इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। विधायी संबंधी शक्तियाँ का मतलब क्या समझ में आ रहा है? विधायी का मतलब भाई वही कानून बनाना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? विधायी का मतलब होता है कानून बनाना। तो उसके कानून बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं, उनकी शक्तियों को देखते हैं। आपको समझ में ही नहीं आता, आपको समझ में आना चाहिए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ? विधायी संबंधी शक्तियाँ, यानी कानून से संबंधित शक्तियों को आइए देख लेते हैं। इस चार्टर अधिनियम के माध्यम से क्या क्या बताया गया, तो वही चीज़ देखते हैं। मुंबई और मद्रास से इनकी शक्तियाँ छीन ली गई। अब ये जो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी हैं, इनका कोई गवर्नर नहीं होता था, इनका कुछ भी नहीं होता था। इन पर राज कौन करता था? बंगाल का गवर्नर जनरल करता था। ठीक है, अब इनसे शक्तियाँ जो कुछ भी इनके पास थी वो छीन ली गई। अब छीन ली गई तो किसको दी जाएंगी? बंगाल का गवर्नर जनरल तो रहा नहीं। अब कौन रहा? भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल ही इन पर जो कुछ भी करेगा करेगा। इन पर ही नहीं, पूरे भारत पर वही कानून बनाएगा, वही सब कुछ करेगा। इतना समझ में आ गया ना? हाँ, कि मुंबई और मद्रास जो है इनकी शक्तियों को छीन लिया गया। अब इन पर जो शक्तियाँ बनाई जाएगी वो किसके आधार पर बनाई जाएगी? भारत के गवर्नर जनरल के आधार पर, ना कि इन्हीं पर, बल्कि पूरे देश पर, यानी कि पूरे भारत देश पर जो कुछ भी बनेगा, जो कुछ भी कानून बनेगा वो कौन बनाएगा? भारत का गवर्नर जनरल ही बनाएगा। और एक बात और ध्यान रखने योग्य है, 1833 के पहले जो भी कानून बनते थे उन्हें क्या कहते थे? नियमक कहते थे, नियमक कानून कहते थे। ठीक है, लेकिन इसके बाद 1833 के बाद जो भी कानून बने उन्हें हम अधिनियम या फिर एक्ट कहते हैं। इतना सब कुछ समझ में आ गया? जी बोलो हाँ, समझ में आ गया। तीसरा क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रशासनिक निकाय। अब इसका कहने का मतलब क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासनिक निकाय, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासनिक निकाय बन चुकी है। अब आइए इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। व्यापार के एकाधिकार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। 1813 में केवल समाप्त किया गया था, और चाय और चीनी के व्यापार को बरकरार रखा गया था। लेकिन इस अधिनियम के आधार पे उसको भी समाप्त कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दूसरा क्या है? अब यह एक प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करती थी, यानी कि शासन चलाती थी। क्या करती थी? प्रशासनिक निकाय के रूप में काम करती थी। प्रशासनिक निकाय का मतलब होता है
अब यह केवल प्रशासनिक निकाय के रूप में काम करती थी। प्रशासनिक निकाय का मतलब होता है कोई ऐसी संस्था जो केवल शासन चलाने का काम करेगी और कुछ भी नहीं। इतना समझ में आ गया भाई? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है जब नॉइस के क्षेत्र में रहो तो। वास्तविक शासक राजशाही परिवार था, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। वो केवल नाम के लिए थी। ये हो गया। ये 1773 से लेकर के 1773 छोड़ो, 1608 से लेकर के कब तक शासन कर रही है? 1853 तक। लेकिन कैसा शासन कर रही है? 1833 के बाद नहीं, 1813 के बाद कैसा शासन कर रही है? नाम के लिए। ठीक है, 1813 से कैसा शासन कर रही है? केवल नाम के लिए। उसका वास्तविक शासक कौन है? राजशाही परिवार, राजा रानी, उसके बेटे पोती जो भी होते हैं। कहने का मतलब आपको समझ में नहीं आया? ये जो तीसरा बोल रहा है वास्तविक शासक राजशाही परिवार होता है, नाम के लिए कौन होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। जैसे इसको मान लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने बहुत सारे शासन किए, बहुत बहुत अच्छा शासन किया, लेकिन 1813 के बाद ये केवल एक नाम के लिए बन गया। अब इसके जगह पे कौन आ गया? राजशाही परिवार आ गया। अब ये वास्तविक शासक बन गया और 1853 में यह सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा और 1857 में भाई ये लोग को भगा भी दिया जाएगा। ये लोग भारत में रह ही नहीं जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। अभी केवल ये लोग का जो काम है ना 1853 तक ही है। 1857 में इनको मार के भगा दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो चौथा क्या है? सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन। पहला मैंने इसमें क्या बोला? सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए इसका आयोजन किया गया। ठीक है, सिविल सेवकों के लिए आयोजन किया गया। क्यों आयोजन किया गया? कि भाई उसमें नियुक्ति करो, उसमें जोड़ो, उनमें शामिल करो। ठीक है, उनका चयन करो ताकि वो लोग अच्छा काम कर सकें। और इसका उद्देश्य क्या था? सभी व्यक्तियों को समान अवसर देना, हमको देना, उनको देना, उनको देना, उनको देना। जब इसे समान अवसर दिया गया ना, तो कंपनी के लोगों को बड़ा बुरा लगा। अब बुरा लगा तो कंपनी के लोग विरोध किए, विरोध के कारण इसको लागू नहीं किया जा सका। लेकिन अब धैर्य रखो, 1853 में लागू हो गया बहुत अच्छे तरीके से। मैकाले, लॉर्ड मैकाले के अनुसार लॉर्ड मैकाले समिति की गठन की गई और इसी के आधार पर सभी भारतीयों को योग्यता के अनुसार उनको शामिल किया गया। चलिए आइए इसको समझते हैं। मतलब ये तो समझ लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट बचा है 1853 का चार्टर अधिनियम। उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। थोड़ी बहुत समस्याएं हुई होंगी क्योंकि समझ रहे हो ना कि कहीं ऐसे क्षेत्र पे रहना जहाँ पे बहुत शोर शराबा हो, बहुत ज़्यादा लोग रहते हों, वहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन आना अनिवार्य है और उनसे लड़ना और उनसे लड़ के हमको निकलना ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है। भाई साइलेंट फ़ोन भी नहीं साइलेंट रखते, इतना ज़्यादा तेज तेज बोलता है, मतलब लाउड करके। ये हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट चार्टर अधिनियम है। इसको बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आते जाते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो विशेषताएं हम लोग शुरू करते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि ये सबसे लास्ट था। इसके अलावा कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ना ही अधिनियम बने, ना ही कानून बने, ना ही कोई चार्टर बने। यही लास्ट है, ये आप समझो। और वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सबका एक ही कारण था, शासन को अधिक प्रभावी बनाना और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, बस और कुछ नहीं था। तो उद्देश्य हमने देख लिया और ये सबसे लास्ट अधिनियम, कानून, चार्टर था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लगाया गया। इसके बाद कुछ भी नहीं बना। इसके बाद 1857 में इनको मार के भगा दिया गया, इनके शासन को ख़त्म कर दिया गया। सीधा शासन ब्रिटिश सरकार करने लगी और 1947 तक उसने किया पूरे अच्छे तरीके से। ये इनका लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा ना, बिल्कुल आप टेंशन ना करो ना। विशेषताएं, विशेषताएं से शुरू करते हैं। विशेषताएं, पहला, कि विधायी शक्ति, विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा, प्रथाकरण बंटवारा। ठीक है। अब विधायी का मतलब मैंने बताया था कानून बनाना, प्रशासनिक मतलब शासन चलाना। लिख देते हैं। विधायी का अर्थ क्या है?
कानून बनाना। प्रशासनिक का मतलब क्या है? शासन करना। अबे जो शासन करना है और कानून बनाना है वो 6 नए सदस्यों के संगठन के आधार पर किया जाएगा, जिसे हम विधान पार्षद के नाम से जानते हैं। 6 नए आधार पर किया जाएगा, जिसे हम विधान पार्षद कहते हैं। कहते हैं। ठीक है। इसे हम सभी यह भी कह सकते हैं, इसे हम सभी यह भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एक छोटी संसद संसद के रूप में काम करती थी, कार्य करती थी। हम्म, पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता है सिविल सेवकों की, जो भर्ती रुकी थी, चयन रुका था, उसको आगे बढ़ाना। की भर्ती चयन की चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का इसमें सभी व्यक्ति इसमें सभी भारत के लोग, सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं। यह योग्यताओं के आधार पर था। आधार पर चयन करता था। था। ठीक है। इसको किसने गठन की, मतलब ये किसने किया था, ये किसके आधार पे हुआ था? लॉर्ड मैकाले। ठीक है। लॉर्ड मैकाले, इन्होंने क्या बोलते हैं, मैकाले समिति का गठन किया। जिसके आधार पे यह सब कुछ हुआ, आधार पर ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमारा तीसरी विशेषता क्या है? कंपनी का विस्तार। कंपनी का विस्तार। ठीक है। इनके विस्तार को स्पष्ट रूप से खत्म करने के लिए बोल दिया गया, यानी कि कह दिया गया कि कभी भी आपका अब खत्म कर दिया जाएगा। बोल दिया गया।
कहने का मतलब है कभी भी समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। एक पॉइंट बच रहा है, हम यहाँ पे पूर्ण करते हैं, ठीक है। 1 मिनट। ये लास्ट है। स्थानीय प्रांतीय के आधार पर भारतीयों को बनाने के लिए विधान परिषद में शामिल करना। ठीक है। स्थानीय सरकारें कहाँ की थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इधर मद्रास था, बंगाल नहीं था। मद्रास, बिहार, उड़ीसा और आगरा, ठीक है। इनके ही द्वारा ये सारी चीज़ें की गई। इनके इन्हीं इन्हीं को हम स्थानीय सरकार लिख दिया है। स्थानीय प्रांतीय सरकार के आधार पर भारतीय कानून बनाने के लिए विधान परिषद में शामिल करना। इन किन के आधार पे हुआ था? इन्हीं के आधार पे। यही है स्थानीय प्रांतीय सरकार, ठीक है। समझ में आ गया? तो इनको अच्छे तरीके से आइए समझ लेते हैं। बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझाऊंगा, समझाने चल रहा हूँ, आप बस ध्यान से देखो। 1853 का चार्टर अधिनियम ये सबसे आखिरी था, सबसे आखिरी था, इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन उसको हमको पढ़ना अनिवार्य नहीं था, इसीलिए हमने वो सारी चीज़ें ना पढ़ा करके उनकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन किया है, जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप सभी ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। पहली विशेषताएं मैंने क्या लिखी? गवर्नर जनरल की विधायी शक्ति और प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा। विधायी शक्ति क्या होती है? कानून बनाना। प्रशासनिक शक्ति क्या होती है? शासन करना। अब ये जो कार्य किया जाएगा वो 6 नए सदस्यों के गठन के आधार पर किया जाएगा, जिसे हम विधान परिषद के नाम से भी जानते हैं। इसे हम एक छोटी संसद के रूप में स्वीकार करते हैं, इसे हम एक छोटी संसद के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना? दूसरा क्या था? सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करना। सॉरी दोस्तों, बहुत ज़्यादा चिल्लाहट हो रही है, मैं क्या करूँ, आई डोंट नो, बट कर रहे हैं। दूसरी विशेषता है सिविल सेवकों की, फिर से वही काम कर रहा हूँ। दूसरी विशेषता क्या है मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों? सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसमें सभी व्यक्तियों को भाग लेने का अधिकार है, सभी भाग ले सकते हैं। या या योग्यताओं के आधार पे या योग्यताओं को या योग्यताओं के आधार पर चयन करता था। आप अगर उस योग्य हो तो आपका चयन किया जाएगा, यदि आप उस योग्य नहीं हो तो आपका चयन नहीं किया जाएगा। आपको पेपर देना है, क्या करना है, ट्रेनिंग करनी है, वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं पता। तो क्षमा चाहते हैं, एक बार पुनः हम समझाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने आपको नहीं समझा पाया। तो दूसरी विशेषताएं क्या कह रही हैं? सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन। इसका मतलब क्या है? इसमें सभी व्यक्ति जो हैं वो भाग ले सकते हैं। इसमें सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं, चाहे मैं छोट हूँ, चाहे मैं बड़ा हूँ, चाहे मैं महान हूँ, चाहे मैं कुछ भी हूँ, वो सभी इसमें भाग ले सकते हैं। यह योग्यताओं के आधार पर चयन करता था, सभी का योग्यताओं के आधार पर चयन करता था। अगर मैंने परीक्षा पास की तो मैं उसमें उसके काबिल हूँ, मैं उसमें चयनित हो जाऊंगा। यदि मैं नहीं हूँ तो मैं नहीं हो सकता, यानी कि योग्यताएं जैसी आपकी रहेंगी उसी आधार पे आपका निर्णय होगा।
ये कैसे किया गया, किसके आधार पे किया गया? एक व्यक्ति थे लॉर्ड मैकाले, इन्होंने मैकाले समिति का गठन किया। जो ये सब कुछ मैंने बताया सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता का आयोजन ये लॉर्ड मैकाले की समिति के आधार पे ही ये किया गया था, और इस समिति का जो हुआ था वो 1854 में हुआ था। ठीक है, ये गठन जो हुआ था इस समिति का वो 1854 में हुआ था। इतना समझ में आ गया? तीसरी विशेषताएं, कंपनी का विस्तार। इसमें कन्फर्म कर दिया गया, स्पष्ट रूप से बोल दिया गया कि कंपनी का जो भी विस्तार है, जो भी आज तक उन्होंने किया है, वो सारी चीज़ों को आज मैं स्पष्ट करता हूँ कि आपके इस शासन को, इस विस्तार को, ये जो सब कुछ है, इसको मैं कभी भी समाप्त कर सकता हूँ। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको धमकी दी गई, इसको बताया गया कि जो कुछ भी आज तक आपने किया, जो कुछ भी हासिल किया गया है, उसको सबको मैं मिटा दूंगा कभी भी। ये मैं कहता हूँ अभी इस अधिनियम में 1853 में ये बताया गया। और लास्ट हमारा क्या है? स्थानीय प्रांतीय सरकार है, यानी कि ये मद्रास, बिहार, आगरा, उड़ीसा, ये लोगों के आधार पे चुनाव करना था। किन का चुनाव करना था? भारतीय लोगों का। तो सबसे पहले इसी कानून के आधार पर, इसी चार्टर अधिनियम के आधार पर भारतीयों का चयन हुआ। किस चीज़ के लिए चयन हुआ? कानून बनाने के लिए। यहाँ पे मैं बोलता हूँ, देखो ये जो है ना, ये देखिए, इन्हीं लोगों द्वारा चुनाव करना था। चुनाव किसका? भारतीयों का। किस लिए करना था? कानून बनाने के लिए। ठीक है, यह सबसे पहला प्रारंभिक चरण था जो कि भारतीय लोगों को शामिल किया गया। इतना समझ में आ गया? सब कुछ मैंने अच्छे से अच्छे और सरल से सरल शब्दों के माध्यम से समझा दिया। आपको थोड़ी बहुत समस्याएं हुई होंगी या फिर बहुत ज़्यादा समस्याएं हुई होंगी, तो क्या करें हम? समस्याओं के कारण हम आपको पढ़ाना छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमको समस्याएं किस कारण से आई आपको पता है? बगल के लोगों से नॉइस की वजह से फ़ोन का नोटिफिकेशन तक भी नहीं शांत किया गया है। ये फ़ोन का नोटिफिकेशन से कोई परेशान हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसे स्थान पे रह के पढ़ा रहा हूँ कि मैं पढ़ा नहीं सकता, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति हैं ना कि कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। कोई एज नहीं मैटर करती है, कोई स्थान नहीं मैटर करता है, कोई सिचुएशन नहीं मैटर करती है। हम कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम एक मनुष्य हैं। मनुष्य के लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता, सारे सारे संभव होते हैं। ठीक है, तो यही कारण था जो कि मैं थोड़ा सा रुका और थोड़ा सा बगल देखने लगा, थोड़ा सा समय लगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी चीज़ों को इग्नोर करने के लिए और ज़्यादा शक्तिशाली बन सकूं, और ये सारी चीज़ों पे ना ध्यान दे करके मैं आपको अच्छी तरीके से सब कुछ समझाने का प्रयास कर सकूं। तो चलिए आज हम सभी यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और इस अध्ययन को। आगे हम सभी ताज के शासन का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सरल से सरल, अच्छे से अच्छे शब्दों के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप मुझे लास्ट में यह बता दीजिए कि जो कुछ भी मैंने पढ़ाया वो सब कुछ सही पढ़ाया और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छे तरीके से। सभी लोग पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। हमको नहीं पता कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या फिर बहुत ज़्यादा आसान है, उससे मतलब नहीं है। आपको मैं इतना अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को समझो कि इतना अच्छा कोई समझा रहा है। मैंने सरल से सरल शब्दों का प्रयोग किया, जैसे हमको भी नहीं सारी चीज़ें समझ में आती थी। क्यों नहीं समझ में आती थी? क्योंकि वो डिफ़िकल्ट होते थे। लेकिन उसी चीज़ों को कोई बहुत ज़्यादा सरल शब्दों में करके और अच्छे से अच्छे शब्दों में करके हमको समझाए तो हमको समझ में आ जाती थी। वो सारी चीज़ों को देखते हुए मैं कहा कि बहुत लोग ऐसे होंगे, बहुत बच्चे ऐसे होंगे, बहुत बहन और भाई ऐसे होंगे जिन्हें कठिन से कठिन शब्द नहीं समझ में आते होंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सरल से सरल शब्दों का इस्तेमाल करके सब कुछ समझाऊं। 1793, 1813, 1833, 1853, इनमें मैंने कहीं पे भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। अगर आप समझना चाहो और आप समझना चाहते हो तो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई और पढ़ाई हैं। देखिए, पक्ष में हो या विपक्ष में, युद्ध जो होता है वो पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो, लेकिन हमें एक युद्ध है उसको छोड़ नहीं सकते। हमको लड़ना ही लड़ना होगा। एक बार फिर से, युद्ध पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो, योद्धा मैदान नहीं छोड़ते। चाहे वो कठिन हो, चाहे वो सरल हो, हमें इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम एक योद्धा हैं, हम एक युवक हैं, हम एक बच्चे हैं, हम एक शिक्षक हैं, हम कुछ भी हैं, हम उस चीज़ को करेंगे ही करेंगे। ये कहने का मतलब है। समझ में आ गया? तो चलते हैं अगली वीडियो में। ताज के शासन का अध्ययन बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल सरल शब्दों के माध्यम से, बहुत ही अच्छे शब्दों के माध्यम से पढ़ा जाएगा। और लास्ट में आपसे मेरा यही निवेदन है कि कभी घर परिवार में माँ बाप को दुखी मत करो, किसी भी बहन भाइयों को दुखी मत करो। आप अपने आप को भी खुश रखो और
परिवार को भी खुश रखो, उनका सहयोग बनो, सहारा बनो, वो जो चाहते हैं उसको हासिल करो। उनको सम्मान चाहिए, उनको सम्मान नहीं दे सकते तो उनका सम्मान ही करो। उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसमें से आप 2 ही 3 कर सको, बस यही मेरा अनुरोध है। कभी उनका दिल मत दुखाओ, कभी उनके शब्दों का अपमान मत करो, कभी उनके द्वारा बोले गए शब्दों का अपमान मत करो, उनको करो ज़रूर और उनका अनुसरण करो। जो भी वो बोलते हैं अच्छा ही बोलते होंगे। समझ में आ रहा ना आपको? हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं, अगले वीडियो में ताज के शासन से अध्ययन शुरू करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू करेंगे, ठीक है? तो आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद और आप सभी हमेशा खुश रहिए, परिवार के साथ हमेशा रहिए, एक-दूसरे के साथ मिल कर के जीवन में आगे बढ़ते रहिए और हमारा साथ कभी मत छोड़िए। हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं आप सभी के लिए थोड़ा-सा भी कुछ कर सकता हूँ, तो हाँ, मैं करता रहूँगा और मुझे बहुत खुशी होती है। चलते हैं, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जाने का तो मन नहीं करता लेकिन जाना पड़ेगा।